दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। दोस्तों आज के भाग में यानी भाग 8 में हम पढ़ेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे और आज के इस पहले भाग में हम वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक प्रश्नों को लेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको, वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं, दोनों ही तरह के जो प्रश्न हैं ये मुख्य रूप से तथ्यों पर आधारित होते हैं, क्योंकि इतिहास में तथ्यों का बहुत महत्व होता है। इसीलिए हमने इन दोनों तरह के जो प्रश्न हैं उनमें मुख्य रूप से तथ्य शामिल किए हैं और इसके बाद जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं और निबंधात्मक जो प्रश्न हैं वो ज़्यादातर आपकी समझ पर आधारित होते हैं और वहाँ हम आपको कुछ तथ्य बताते हैं या फिर वो बिंदु बताते हैं जो आपको अपने उत्तर में शामिल करने होते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फ्रांस। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति का दोस्तों हमें पता है कि औद्योगिक क्रांति जो है वो 2 चरणों में हुई थी मुख्य रूप से। जो पहला चरण था उसका पहला चरण जो है, प्रथम चरण जो है, उसमें ये क्रांति 1760 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच, ये इसका पहला चरण कहलाता है। जिसका दूसरा चरण था क्रांति का, दूसरा चरण वो था 1850 के बाद का चरण। 2 चरणों के बारे में हमने अध्ययन किया था, लेकिन हम यह बात कर रहे हैं कि ये औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले देखते हैं, आइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन ब यानी ब्रिटेन। तो पता है दोस्तों औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हुई थी ब्रिटेन से। और ये जो इसका पहला चरण था, प्रथम चरण की जो शुरुआत हुई है वो ब्रिटेन से हुई है। प्रथम चरण ये है 1760 के बाद वाला 1850 ईस्वी। और हमने देखा था कि मुख्य रूप से इसमें 2 उद्योग जो थे उसमें ये क्रांति होते हुए हम देखते हैं। एक तो लौह उद्योग जो था, उसमें लौह उद्योग और वस्त्र उद्योग, या उसे आप कपास उद्योग भी कह सकते हैं, वस्त्र उद्योग। इन 2 उद्योगों में मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुए थे, यानी 1760 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच जो परिवर्तन हुए थे, जो उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए थे ब्रिटेन में, उन्हें हम औद्योगिक क्रांति की संज्ञा देते हैं। और ये मुख्य रूप से इस चरण का जो अगुवा था वो कौन था? इस चरण का अगुवा ब्रिटेन रहा है दोस्तों। तो इसका उत्तर हुआ आपका ऑप्शन ब। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, धमन भट्टी का आविष्कार किसने किया? धमन भट्टी, आप जानते हैं धमन भट्टी क्या होती है दोस्तों? धमन भट्टी जो है वो लोहे को गलाने के लिए, लोहे से अशुद्धियां दूर करने के लिए, लोहे से अशुद्धियां दूर करने के लिए इस भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अशुद्धियां दूर करने के लिए हम इस भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और इस भट्टी का आविष्कार किसने किया था? धमन भट्टी के आविष्कार के बाद हम देखते हैं कि जो उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का जो लोहा प्राप्त होना आसान हो गया था और इससे कई तरह के उत्पाद बनाए जाने लगे थे। अब इसमें किसका योगदान रहा है, किसने इसका आविष्कार किया? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्रथम डर्बी है, द्वितीय डर्बी है, तृतीय डर्बी है और विल्किंसन है। दोस्तों आपको पता है कि जो डर्बी परिवार था उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डर्बी जो परिवार है इसका लोह तकनीक खोजने में, या लोहे को गलाने की जो तकनीक है, लोहा गलाने की तकनीक जो है उसमें इनका योगदान महत्वपूर्ण है। जो डर्बी परिवार है, प्रथम डर्बी, द्वितीय डर्बी, अब्राहम डर्बी के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अब्राहम डर्बी, अब्राहम डर्बी, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये लोहे गलाने की जो पद्धति है उसके लिए। तो प्रथम डर्बी, द्वितीय, तीनों ही डर्बी आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। इसके अलावा विल्किंसन भी एक ऑप्शन आपके पास है। देखते हैं आइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रथम डर्बी। जो प्रथम डर्बी थे, यानी कि इन द्वितीय डर्बी के वो पिता थे, और यानी कि ये जो परिवार है इसमें ये दादा थे, ये पिता हैं और ये पिता इनके पुत्र हैं। तो ये 3 सदस्य हैं इस परिवार के। इन्होंने लोह तकनीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोहे को गलाने की जो पद्धति है उसके आविष्कार करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस पूरे परिवार ने। तो धमन भट्टी का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? धमन भट्टी का आविष्कार किया प्रथम डर्बी, जिन्हें अब्राहम डर्बी के नाम से भी हम जानते हैं। अब्राहम डर्बी, याद रखिएगा, इनके नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया? दोस्तों भाप की जो शक्ति है इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया था? सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस है खनन उद्योग में, कपास, लोहा या रेलवे। निम्न में से किन में सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल किया गया था? तो हम देख लेते हैं, बाद में के जो काल थे उनमें लगभग सभी स्तरों पर भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। और भाप के इंजन का आविष्कार जब हम किया था, हमने कहा था कि भाप के इंजन का मतलब केवल रेलवे इंजन से नहीं है, भाप का जो इंजन है वो अन्य जो उद्योग है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था।
तो ऑप्शंस देखिए, खनन उद्योग में किया गया था, कपास में, लोहा या रेलवे, निम्न में से किस में इसका इस्तेमाल किया गया था, देख लेते हैं। तो भाप की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था खनन उद्योग में, याद रखिएगा दोस्तों। खनन उद्योग में भी सबसे पहले कहाँ किया गया था, विशेषकर जो कोयले की जो खानें थी, कोयला खानों में इसका इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले कोयले की खानों में इसका इस्तेमाल किया गया था। भाप की शक्ति के जो इंजन थे उनका इस्तेमाल सबसे पहले, क्योंकि वहाँ जो कोयले की जो खानें होती थी उनमें पानी भर जाता था और उस पानी को निकालने के लिए इन भाप के इंजन के जो थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद ये उद्योग में भी इस्तेमाल किया, लोहे की जो खानें थी उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। और आगे जाके हम देखते हैं कि जो रेलवे का एक क्रांतिकारी परिवर्तन आता है रेलवे में, उसमें भाप की शक्ति की जो इंजन था उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम किस उद्योग में इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले खनन उद्योग में इनका इस्तेमाल किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में निर्मित प्रथम नहर का क्या नाम था। इंग्लैंड में निर्मित प्रथम नहर, पहली नहर। आपको पता है औद्योगिक क्रांति जो है उसमें नहरों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि जब कोयले की खानों का, जब कोयले के जो काठ कोयला था उसकी जगह पर जो नया कोयला इस्तेमाल, जो पत्थर वाला कोयला था, उसकी जानकारी हुई तो उसके बारे में लोगों को पता चला, तो उसका अत्यधिक उत्खनन किया जाने लगा और शहरों में उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो शहरों तक, खानों से लेकर शहरों तक कोयले को पहुंचाने के लिए नहरों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो प्रथम चरण है औद्योगिक क्रांति का, जो प्रथम चरण है उसमें नहरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी परिवहन के साधनों के रूप में। तो ये जो नहरें थी ये क्या करती, जहाँ कोयला खनन वाले जो क्षेत्र होते थे वहाँ से कोयला ले जाकर गाँव शहरों के अंदर ले जाती थी। और एक बड़ी बड़ी, और इसकी वजह ये थी दोस्तों, क्योंकि जो नहरें थी इनमें जो जहाज़ थे, जहाज जो चलते थे वो बहुत भारी मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम थे। इसी वजह से नहरों का जो इस्तेमाल किया गया था उसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को काफ़ी बल मिला था। लेकिन बाद में जाके हम देखते हैं जब रेलवे का आविष्कार हो जाता है तो नहरों की उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है, क्योंकि नहरों का जो इस्तेमाल था उसमें काफ़ी इसके असुविधाएँ भी होती थी, क्योंकि जैसे मान लीजिए मौसम बदल जाता था या फिर पानी की कमी हो जाती थी तो उन नहरों में जहाज़ चलाना संभव नहीं हो पाता था। इस वजह से नहरों का एक तरह से लिमिटेड हो गया था, सीमित इस्तेमाल हो गया था और रेलवे ने उसका स्थान ले लिया था, क्योंकि रेलवे इनसे ज़्यादा तीव्र गति का था, ज़्यादा सामान ढो सकता था। और बाद में भाप की शक्ति का जब आविष्कार हो गया तो और भी ज़्यादा ये नहरों का जो युग था वो समाप्त हो गया था। तो प्रथम चरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जो औद्योगिक क्रांति उसमें। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इंग्लैंड में निर्मित नहर, पहली नहर की बात हम कर रहे हैं तो वो है वर्सली नहर, याद रखिएगा। वर्सली नहर जो है इंग्लैंड में निर्मित पहली नहर थी। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग जेनी जो दोस्तों क्या है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। ऑप्शंस हमारे पास है जॉन के, रिचर्ड आर्कराइट, शैमुअल क्रॉम्पटन और जेम्स हरग्रीव्स। इनमें से किसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। दोस्तों स्पिनिंग जेनी का संबंध किससे, कपास उद्योग से, याद रखिएगा। कपास उद्योग से थोड़ा आइडिया आपको हो सकता है, कपास उद्योग से इसका संबंध है स्पिनिंग जेनी का, यानी वस्त्र उद्योग से इसका संबंध है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया है जेम्स हरग्रीव्स। जो जेम्स हरग्रीव्स हैं उन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया है। अब दोस्तों हम लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्नों को। अति लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है औद्योगिक क्रांति जो है 2 चरणों में हुई थी, प्रथम औद्योगिक क्रांति और द्वितीय औद्योगिक क्रांति, 2 चरणों में क्रांति हुई है। इस क्रांति से क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं इसका उत्तर। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच, आप 1760 भी यहाँ कह सकते हैं, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था, उसकी उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, उसमें जो बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन आए, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। और इसे हम कहते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति, याद रखिएगा। प्रथम औद्योगिक क्रांति जो है उसका अगवा देश कौन था, उसका अगवा देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इसमें अगुवाई की है इस प्रथम औद्योगिक क्रांति में। तो याद रखिएगा इसका कौन सी अवधि, काल अवधि, 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच जो क्रांतिकारी परिवर्तन आए, मुख्य रूप से उद्योगों में और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आए, जो रूपांतरण हुआ है उनका, उसे कहा जाता है प्रथम औद्योगिक क्रांति। जिसका नेतृत्व किसने किया था, जिसका नेतृत्व ब्रिटेन ने किया था। और बाद में जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई है, पता है आपको, द्वितीय औद्योगिक क्रांति या द्वितीय चरण जिसे हम कह सकते हैं, औद्योगिक क्रांति का जो दूसरा चरण है उसका नेतृत्व किया है अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ने।
मुख्य रूप से इसका जो फ़ायदा हुआ है वो जर्मनी को और अमेरिका को दूसरे चरण का फ़ायदा हुआ था। और इसमें रेलवे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो दूसरा चरण था औद्योगिक क्रांति का, उसमें रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका थी और उसकी वजह से ये क्रांति आई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला भाप से चलने वाला इंजन कौन सा था? पहला भाप से चलने वाला इंजन कौन सा था, देखते हैं। तो दोस्तों, पहला भाप से चलने वाला इंजन है स्टीफेंसन का रॉकेट इंजन। यहाँ हमारा तात्पर्य रेलवे इंजन से है, ठीक है। रेलवे का जो इंजन था उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, रेलवे इंजन। तो पहला भाप से चलने वाला रेलवे इंजन कौन सा था? वो था स्टीफेंसन जो थे, उन्होंने इस इंजन का आविष्कार किया था। और ये इंजन का नाम क्या है इसका नाम है रॉकेट इंजन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सॉरी, नेहरू उन्माद का काल माना जाता है। नेहरू उन्माद का काल, देखिए ऑप्शन, आइए देख लेते हैं इसका उत्तर। 1788 ईस्वी से लेकर 1796 ईस्वी तक का जो काल है ब्रिटेन में, 1788 से लेकर 1796 ईस्वी का जो काल है ब्रिटेन में, उसे हम नेहरू उन्माद के काल के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस काल में कई बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण, लगभग ऐसा मानते हैं 46 बड़े प्रोजेक्ट जो थे वो हाथ में लिए गए नहरों के निर्माण के। तो 46 प्रकार के नहर प्रोजेक्ट जो थे वो हाथ में लिए गए इस समय, और मीलों लंबा जो नहरें बनाई गई थी। इसलिए इस काल को हम 1788 से लेकर 1796 का जो काल है उसे नेहरू उन्माद युग के नाम से जानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम चरण की घटना है। ये जो प्रथम चरण है उसकी महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1795 ईस्वी में पारित जुड़वां अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी? 1795 ईस्वी में पहला जो जुड़वां अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा एक जुड़वां अधिनियम पारित किया गया, उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? आइए देखते हैं इसका उत्तर। दोस्तों, 1795 में जो अधिनियम पारित किया गया उसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने क्या किया, उसके द्वारा जो लोगों के भाषण और इसके द्वारा लेखन, दो चीज़ें इसमें शामिल थी मुख्य रूप से। भाषण और लेखन के द्वारा इस बात पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो सम्राट की या संविधान की या सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध बोल नहीं सकते। तो तीन बातें याद यहां पर आपको ध्यान रखना है कि तो भाषण के द्वारा, भाषण तथा लेखन दोनों ही तरीके से, लिखित या बोलकर किसी भी तरीके से आप ना तो सम्राट की आलोचना कर सकते हैं, ना संविधान की आलोचना कर सकते हैं, ना ही सरकार की। तो इन तीनों की आलोचना पर रोक लगा दी गई पूरी तरह से। किसी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उस पर रोक लगा दी गई। और इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि इसमें आप 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर भी, एकत्रित होने के लिए सभा करने पर, 50 से अधिक लोगों के सभा करने पर भी इसमें रोक लगा दी गई। अधिक लोगों द्वारा सभा पर रोक, तो सभा करने पर भी इसमें रोक। दो बहुत महत्वपूर्ण इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, लेकिन सबसे प्रमुख विशेषता इसकी यही थी कि भाषण के द्वारा या लेखन के द्वारा आप सम्राट, संविधान या सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, उनकी आलोचना नहीं कर सकते। तो एक तरह से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह की रोक थी। तो याद रखिए, जुड़वां अधिनियम की ये प्रमुख विशेषता है जो 1795 ईस्वी में पारित हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुराना भ्रष्टाचार शब्द का क्या तात्पर्य है? जो पुराना भ्रष्टाचार था उस शब्द का क्या तात्पर्य है? ये शब्द इस्तेमाल किया गया था, पुराना भ्रष्टाचार। इस शब्द का क्या तात्पर्य है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पुराना भ्रष्टाचार का मतलब था कि जो संसद में और राजतंत्र में, जो राजतंत्र था, यानी ब्रिटेन में राजतंत्र मतलब राजा का शासन होता है, आप जानते हैं, सम्राट जो होता है वो प्रमुख होता है, क्योंकि वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है ब्रिटेन में, तो जो राजा होता है वही उसका प्रमुख होता है। तो यहाँ पर देखिए, राजतंत्र यानी राजा या सम्राट या महारानी कुछ भी कह सकते हैं, या ताज भी इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है कई बार, ताज शब्द का इस्तेमाल होता है, सम्राट शब्द का इस्तेमाल भी होता है इसके लिए। तो ये है राजतंत्र, और इसमें जो संबंधित जो लोग थे या कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको भी इसमें हम राजतंत्र में शामिल कर सकते हैं। तो राजतंत्र और संसद में व्याप्त भ्रष्टाचार को पुराना भ्रष्टाचार कहा जाता है। इन दोनों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसे पुराना भ्रष्टाचार कहा जाता है। और हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जब अत्यधिक बेरोजगारी बढ़ गई, मशीनीकरण आ गया, तो जो लोगों ने गुस्सा व्यक्त किया इन दोनों के प्रति, विशेषकर जो राजतंत्र था और संसद जो थी, यहाँ जो भ्रष्टाचार था उसके प्रति लोगों ने अत्यधिक गुस्सा व्यक्त किया। और इसकी वजह से बाद में जाकर जो ब्रिटिश संसद थी उसे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन, कई महत्वपूर्ण कानून बनाने पड़े थे इसकी वजह से। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने औद्योगिक क्रांति का जो अध्याय है इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की है, और इसके अति लघुतरात्मक जो प्रश्न है उनको हमने विस्तार से देख लिया, इनके बारे में अध्ययन कर लिया। आगे के भाग में हम इसके लघुतरात्मक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके निबंधात्मक प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।